नमस्कार, मेरा नाम राहुल है। इस वीडियो में हम पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत का संविधान भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इससे पहली वीडियो में हम भाग 1 यानी पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन कर चुके हैं। तो ये हमारी सेकंड वीडियो होगी, ठीक है, आर्टिकल्स की। तो चलिए चलते हैं। पार्ट 2 हमारा जो है, भाग 2 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो नागरिकता के बारे में बताता है, सिटीजनशिप। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला देखते हैं आर्टिकल 5 इसमें, पार्ट 2 में। आर्टिकल 5 दैट मीन सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या कहता है, एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस of this constitution, every person who has his domicile in the territory of India and who was born in territory of India, or either of whose parents was born in territory of India, or who has been ordinarily in the resident in the territory of India for not less than 5 years immediately preceding such a commencement shall be a citizen of India। यानी कि इसका मतलब है कि व्यक्ति, मतलब ऐसे ऐसे व्यक्ति जो जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास हो, और जो भारत के राज्य क्षेत्र में यानी कि भारत देश में जन्मा हो, जिसके माता पिता या कोई भी भारत में जन्मा हो, या जिसको मतलब शुरू से लेकर ठीक यानी कि प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में वह निवासी रहा हो मामूली तौर से, तो वो सभी भारत के नागरिक होंगे। तो इस आर्टिकल का मतलब यही है, ठीक है। अब अगले आर्टिकल्स की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है हमारा, आर्टिकल 6, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान से भारत को माइग्रेट करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में इस आर्टिकल में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 3, द पर्सन हु हैज़ माइग्रेटेड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रॉम टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान shall be deemed to be citizen of India at the commencement of this constitution if। तो कौन कौन सी कंडीशन है, देखिए। कोई भी व्यक्ति जिसने जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो कि इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत हो, भारत के राज्य क्षेत्र को मतलब माइग्रेट किया है, इस संविधान के प्रारंभ में भारत का नागरिक समझा जाएगा। इस कंडीशनों को पढ़ते हैं कौन कौन सी है। इफ़ ही और एदर ऑफ हिज पेरेंट्स ऑफ एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन इंडिया एंड डिफाइंड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यदि वह अथवा उसके माता पिता में से कोई, अथवा उसके पिता में यानी कि दादाजी हो गए, या उसके पिता में ही दादी जी, माता में ही मातमी में से कोई भी भारत का शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित यानी भारत में जन्मा हो, ठीक है। सेकंड क्या है इसकी कंडीशन, सेकंड का फर्स्ट जो है, इन द केस वेयर सच अ पर्सन हैज़ सो माइग्रेटेड बिफोर द 19 डे ऑफ द जुलाई 1948 ही हैज़ बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन। यानी कि जबकि वह व्यक्ति मतलब जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार माइग्रेट किया है, तब यदि वह अपने यानी माइग्रेट की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा हो, ठीक है, ये कंडीशन है। और कौन सी, और सेकंड कौन सा है, बी का, मतलब इन दिस केस वेयर सच अ पर्सन हैज़ टू सो माइग्रेटेड ऑन और आफ्टर द 19 डे ऑफ जुलाई 1948 he has been registered as a citizen of India by an officer appointed in the behalf of government of the Dominion of India on an application made by him therefore to such a officer before the commencement of the constitution in the form and manner prescribed by the government। यानी कि इसका मतलब है जब ऐसा व्यक्ति जिसने 19 जुलाई 1948 को या उसके पश्चात इस प्रकार माइग्रेट किया हो, तब यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित प्रारूप में रीति के द्वारा उसके इस संविधान के प्रारंभ से पहले अधिकारी, ऐसे अधिकारी को जिसे उस सरकार ने इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है, अपॉइंट किया है, आवेदन किए जाने पर उस अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्टर्ड कर लिया गया है, ठीक है। लेकिन देखिए, provided that no person shall be so registered unless he has been resident in territory of India for at least 6 months immediately preceding the date of his application। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 मास भारत के राज्य क्षेत्र में निवासी नहीं रहा है, तो वह इस प्रकार रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 7 का मतलब पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 7, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, ठीक है। यानी कि पाकिस्तान को माइग्रेट करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, ओके। तो आर्टिकल 7 है हमारा। देखिए आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 जो है, देखिए इसको सबसे पहले पढ़ते हैं।
Article 5 and Article 6, a person who has after the first date of March 1947 migrated from the territory of India to the territory now included in Pakistan shall not be deemed to be citizen of India। यानी कि इसमें इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 में किसी भी बात के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के बाद भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में, ऐसे राज्य क्षेत्र मतलब टेरिटरी जो कि इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत आते हैं, माइग्रेट किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। Provided that nothing in this article shall apply to the person who, after having so migrated to the territory now included in the Pakistan, has returned to the territory of India under the permit for resettlement or permanent return issued by or under the authority of any law, and every such a person shall, for the purpose of clauses of Article 6, be deemed to have migrated to the territory of India after the 19th day of the July 1948। यानी कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो ऐसे मतलब टेरिटरी को, जो इस समय पाकिस्तान के अंदर है, माइग्रेट करने के पश्चात भारत के टेरिटरी को ऐसी अनुक्रिया के अधीन मतलब लौट आया है वापस, जो मतलब पुनर्निर्वास के लिए या स्थायी रूप से लौटाने के लिए किसी विधि के द्वारा उसके अधीन दी गई है। देखिए, प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में आर्टिकल 6 के खंड खा के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि उसे भारत के टेरिटरी को 19 जुलाई 1948 के पश्चात माइग्रेट किया है। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 8 के बारे में जानते हैं। ठीक है, आर्टिकल 8, इसमें क्या कहा गया है? राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ द सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। यानी कि नॉट, देखिए इससे पहले पढ़ते हैं, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5, any person who or either of these whose parents or any of whose grandparents was born in India as defined in the Government of India Act 1935 and who is ordinarily resident in any country outside as so defined shall be deemed to be citizen of India if he has been registered as a citizen of India by the diplomatic or consular representative of India in the country where he is for the time being residing on an application made by him therefore to such a diplomatic or consular representative whether before or after the commencement of this constitution in the form and manner prescribed by the government of the Dominion of India और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहा गया है। देखिए आर्टिकल 5 में किसी भी बात की होती हुई मतलब कोई भी व्यक्ति जिसके माता पिता या वैसे कोई या कोई दादा दादी या दादी माँ में से कोई भी मूल रूप से भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा हो या फिर जो इस प्रकार से परिभाषित भारत के बाहर किसी भी देश में मामूली तौर से निवास कर रहा है और भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन सरकार के द्वारा, भारत सरकार द्वारा मतलब पूरे रीति रिवाज से अपने द्वारा उस देश में जहाँ वह मतलब निवास कर रहा है, भारत के राजनीतिक जो ऑफिसर्स हैं को इस संविधान के प्रारंभ से पहले से उसके पश्चात आवेदन किए जाने पर राजनीय जो भारत सरकार के जो राजनीतिक द्वारा भारत के नागरिक रजिस्टर्ड कर लिया गया हो उनके ऑफिसर्स के द्वारा ही ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, आर्टिकल 9 के बारे में जानते हैं आप। आर्टिकल 9 क्या है अपना? पर्सन वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ द फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स। ठीक है, देखिए विदेशी राज्य की नागरिकता से अर्जित करने वाले व्यक्ति का नागरिक ना होना। देखिए यदि किसी व्यक्ति ने किसी भी विदेशी राज्य की नागरिकता अपनी इच्छा से अर्जित कर ली है तो वह आर्टिकल 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा और वह आर्टिकल 6 और 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। ठीक है, इसमें यही लिखा गया है, नो पर्सन शेल बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 5 और बी डीम टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 6 और आर्टिकल 8 इफ ही हैज़ वॉलंटरीली एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 9। अब देखते हैं आर्टिकल 10 के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 10 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 10 देखिए इसमें क्या कहा गया है, कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। एवरी पर्सन हु इज़ और इज़ डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर एनी ऑफ द foregoing provision of his part shall subject to the provision of any law and that may be made by the parliament continue to be such a citizen। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग इससे पहले जो प्रोविज़न में से किसी भी अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाता है, ऐसी विधि के प्रोविज़न के अधीन होते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए भारत का नागरिक बना रहेगा। ठीक है, अगला जो है आर्टिकल इसमें कहा गया है कि पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, यानी कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार
का जो विधि है उसका मतलब रेगुलेट किया जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि इसमें कहा गया है, नथिंग इन द फॉरगोइंग प्रोविजन ऑफ द पार्ट शैल डेरोगेट फ्रॉम द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड ऑल अदर मैटर्स रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप। यानी कि इस भाग के पूर्वगामी यानी कि प्रोविज़न की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के साथ नागरिकता मतलब सिटीजनशिप से संबंधित अन्य सभी मतलब विषयों के संबंध में प्रोविज़न करने की संसद की शक्ति को अल्पीकरण नहीं करेगी, इस आर्टिकल में कहा गया है। तो ये था पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भाग 2 था ये हमारे भारतीय संविधान का। अब इसके आगे की वीडियो में हम भाग 3 यानी कि पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अध्ययन करेंगे, फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।